गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का, उसका नाम है वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली वो गुणसूत्र से संबंधित है। गुणसूत्र मतलब क्या होता है तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको स्टार्टिंग में कि अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक के अंदर जो होते हैं वो केंद्रिका होती है और केंद्रिका जो होती है उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो सामान्यतः वंशागतिकी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो हमारे पूर्वजों से कनेक्टेड होते हैं। मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और यही जो गुणसूत्र होते हैं वो लक्षणों का संवहन करते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो लक्षण होते हैं वो किसकी सहायता से जाते हैं? गुणसूत्र की सहायता से जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम गुणसूत्र की माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी द्वारा संरचना देखते हैं तो गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होते हैं वो धागों के रूप में उपस्थित होते हैं और इन्हीं पर जीन्स पाए जाते हैं और यही जीन्स क्या करते हैं? लक्षणों का वहन करते हैं। तो इसीलिए जो है गुणसूत्र वंशागतिकी में महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एवं निषेचन की खोज के बाद अमेरिकी साइंटिस्ट जो थे विलियम सटन ने वंशागतिकी एवं कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र एवं मेंडेलियन कारकों के व्यवहार में अनेक समानताएं देखी थी। मतलब उनने ये समानताएं देखी कि जो मेंडेलियन कारक है, जो एक तरह से देखा जाए तो मेंडल जीन्स के प्रभाव के बारे में बात करता है और गुणसूत्र के अंदर ही क्या मौजूद होते हैं? जीन्स। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित। तो अगर हम देखें तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो प्रत्येक जाति में समान होती है। जैसे कि अगर हम देखें मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 46 और अगर पेयर में देखें तो पेयर में होती है 23। मतलब जोड़े के रूप में होती है, जिसमें से 22 जो जोड़े होते हैं वो एक तरह से कायिक गुणसूत्र होते हैं। जिसमें दे रखा तो ये कायिक गुणसूत्र जो होते हैं हमारे शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। मतलब कि कायिक संरचनाएं बनाती, जैसे आकार, आकृति, ये सब। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि आगे आने वाले जो संतति होगी वो नर होगी या मादा होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो समान होती है। अब चूंकि गुणसूत्र जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो समजात गुणसूत्र का एक सदस्य माता जनक से और दूसरा जो पिता जनक से आता है। जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो गुणसूत्र जाते हैं तो आधे गुणसूत्र जो होते हैं वो माता के होते हैं और आधे गुणसूत्र पिता के होते हैं। तो दोनों जनक जो होते हैं इसमें समान रूप से रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम वंशागतिकी में गुणसूत्र को पढ़ते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र सिस्टर क्रोमेटिड से बनी द्विसंरचना होती है। अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जो भुजाएं होती हैं उसको क्रोमेटिड कहा जाता है। तो ये बनी हुई द्विसंरचना होती है। तो सूत्री विभाजन के समय दोनों ही गुणसूत्र दो पुत्री केंद्रकों तथा फिर दो पुत्री कोशिकाओं से पृथक हो जाते हैं। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया में आधे गुणसूत्र नर के होते हैं और आधे जो होते हैं मादाओं के होते हैं। तो दोनों से ही जब आधे आधे गुणसूत्र आते हैं तो ये क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। फिर क्या होते हैं? इनका पृथक्करण होता है। फिर ये अलग होते हैं, विभाजित होते जाते हैं। जैसे एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से जब कोशिकाएं बनती है तो इनका विभाजन होते चला जाता है। और अगर देखें तो ये जो गुणसूत्र होते हैं कहाँ चले जाते हैं? फिर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये पुत्री कोशिका में चले जाते हैं या पुत्री केंद्रक के अंदर ये चले जाते हैं और फिर क्या होते हैं? इनका विभाजन होता जाता है। विभाजन होता जाता है और ये क्या करते हैं? विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का जब गुच्छा बन जाता है तो सभी कोशिकाओं में पृथक हो जाते हैं। और निषेचन के समय जब दोनों अगुणित युग्मक मिलते हैं तो उससे गुणसूत्र द्विगुणित हो जाते हैं। अब अगुणित क्या होते हैं? जैसे हाफ जो है माँ से आए हैं और हाफ जो है वो पिता से आए, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएंगे। पहले क्या है? ये अगुणित है, फिर क्या हो जाएंगे? द्विगुणित। मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही कोशिका के अंदर। और इसी के साथ जो होता है प्रत्येक युग्म विकल्पी जोड़े की भी पुनर्स्थापना होती है। तो इसके द्वारा ये क्या होते हैं? पुनर्स्थापित हो जाते हैं एक कोशिका के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि गुणसूत्र और जीन्स में क्या अंतर होता है।
इनके व्यवहार की तुलना करते हैं। तो गुणसूत्र जनरली जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं और जीन्स भी जो होते हैं जोड़े में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलील्स। और युग्मक का जब निर्माण होता है तो ये आपस में संयोजित होकर हो जाते हैं, जिससे एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक जा पाता है। और ये क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, है ना। और इधर अगर युग्मक जनन के समय ये भी संयोजित होते हैं तो जोड़ा केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। और इसमें अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अलग अलग जोड़े हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है, स्वतंत्र रूप से अलग रहता है, क्योंकि ये लक्षणों को बताते हैं। तो सन 1902 में बावेरी और सटन थे, उन्होंने उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर यह एक तरह से निष्कर्ष निकाला था कि अगर प्रजनन होता है तो प्रजनन के समय युग्मकों में जनन के समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण या फिर निषेचन के फलस्वरूप बने युग्मनज में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलना ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि मेंडल ने अपनी आनुवंशिक इकाइयों में बताया है। ये शायद आपको टिपिकल लगे, पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग जनक हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है। मेल जो होते हैं अपने युग्मक बनाते हैं, फीमेल अपने युग्मक बनाती है, जिसको कि हम शुक्राणु और अंडाणु बोलते हैं। शुक्राणु जो होता है उसमें एक ही न्यूक्लियस या एक ही केंद्रक होता है, तो उसके अपने गुणसूत्र होते हैं। और अगर मादा में हम देखें तो मादा के अपने गुणसूत्र होते हैं, ये अगुणित अवस्था में होते हैं। पर जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये द्विगुणित अवस्था में बदल जाते हैं, जिससे कि एक तरह से संतति का निर्माण होता है, और इस संतति में जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। और ये अगर हम देखें तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एक तरह से मेंडल के नियम से समानता दर्शाती है। जैसे मेंडल ने बताया कि जो गुण होते हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है, तो वो गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है, या गुणसूत्र पर उपस्थित जीवों के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो मत है ये प्रस्तुत करता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के आनुवंशिक कारकों का कार्य करता है। मतलब कि जो मेंडल का नियम है उस मेंडल के नियम में गुणसूत्र का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि बिना गुणसूत्र के मेंडल का नियम भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेंडल के नियम में जिस जीन्स की बात की गई है तो ये जीन्स क्या है, ये जीन्स गुणसूत्र पर ही मौजूद होते हैं। तो इस आधार पर ही वंशागतिकी का गुणसूत्रीय मत दिया गया है। और ये मत यही कहता है कि जो एक्चुअली देखा जाए तो जो मेंडल के नियम है तो मेंडल के नियम में गुणसूत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणसूत्र ही क्या करते हैं, आनुवंशिक कारक के रूप में होते हैं, और यही आनुवंशिक सूचनाओं को एक से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि आनुवंशिक इकाइयाँ गुणसूत्रों से बहुत छोटी होती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आनुवंशिक इकाइयाँ का मतलब हो गया जीन्स। तो मेंडल के नियम में अगर हम बात करें तो जीन्स जो होते हैं आनुवंशिकी में एक तरह से गुणसूत्र से बहुत छोटे होते हैं। तो मेंडल ने चूंकि किसकी बात करी है, गुणसूत्र की ही बात करी, और यही इकाइयाँ किस पर मौजूद होती है, गुणसूत्र पर मौजूद होती है। और इनको जोहानसन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इन इकाइयों को या आनुवंशिक इकाइयों को जीन्स ही नाम दिया था। और 1910 में मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो मक्खी थी जो कि फलों पर बैठती है, उन्होंने इसको समझाया था, और उसके आधार पर इसने वंशागतिकी का जीन मत प्रस्तुत किया था। तो उपरोक्त जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक तरह से क्या सिद्धांत क्या बताता है, तो ये सिद्धांत ये बताता है कि जो मेंडेलियन कारक है वो एक्चुअली जीन गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। मतलब कि जो मेंडेलियन कारक का मतलब जो जीन्स होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर। तो इसी आधार पर जो होता है युग्मकों के निर्माण के समय गुणसूत्रों का जो होता है पृथक्करण होता है या स्वतंत्र अव्यूहन होता है। मतलब कि जिस समय युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं, तो युग्मक के समय फिर क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो पृथक होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो संतति बनती है तो संतति में जो गुण आते हैं वो गुणसूत्र या जीन्स के माध्यम से ही आते हैं। तो इसके आधार पर कुछ बिंदु बताए गए हैं। वो बिंदु क्या है कि निषेचन के फलस्वरूप बना द्विगुणित जो युग्मनज है गुणसूत्र का एक समुच्चय, इसमें इसका कहना मतलब ये है
कि निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, मतलब कि जो भ्रूण बना है, तो उस भ्रूण में आधे गुणसूत्र कहाँ से आए हैं, मादा से आए हैं, और आधा गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, पिता से। और ये दोनों मिलकर, दोनों ही गुणसूत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक समजात जोड़ा बनाते हैं। इसलिए गुण भी जो होते हैं वो दोनों से ही आते हैं। किसी जीव में संपूर्ण जीवन में प्रत्येक गुणसूत्र अपनी पहचान एवं संरचनात्मक विशिष्टता बनाए रखता है। तो ये होता है, कोई जीव है तो उसका पूरा जीवन जो होता है उसमें माता पिता के लक्षण उसको उसमें दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब गुणसूत्र जो है अपनी पहचान बनाए ही रखता है, वो कभी भी अपनी पहचान खोता नहीं। जैसे स्किन कलर है, मान लीजिए हमारी माता से हमारा स्किन कलर आया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो तो जो है वो ही रहेगा। या कोई और गुण है, जैसे जेनेटिकली कोई गुण है या फिनोटिपिकली कोई गुण है, तो ये दोनों ही गुण जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, बने ही रहेंगे। फिर है जैसे गुणसूत्र जो होते हैं वो जीनों का वाहक होता है। मतलब जीन किसी जीव के लक्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो जीनों का क्या करते हैं, वहन करते हैं। और जीन्स जो होते हैं वो लक्षणों को निर्धारण करते हैं कि आगे जाने वाले जो जनरेशन है, आगे जाने वाला जो बच्चा है उसमें गुण कैसे होंगे। और युग्मक निर्माण के समय जो समजात गुणसूत्र के जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाता है, क्योंकि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं अतः वे भी पृथक हो जाते हैं। और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण के समय जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि हमने पढ़ी है शुक्र जनन की क्रिया और अंड जनन की क्रिया। तो शुक्र जनन की क्रिया में क्या होता है, प्रक्रिया जब शुरू होती है तो जर्मिनल एपिथीलियम से शुरू होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे मान लो शुक्र जनन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो और फिर उसके बाद क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन जाते हैं तो फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तब भी जो जोड़े होते हैं गुणसूत्र वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, क्योंकि विभाजन चल रहा है वहाँ पर। क्योंकि और जीन्स भी जीन्स कहाँ है, गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो इसलिए जीन्स भी क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक सार था समझाने का कि गुणसूत्र क्या होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका में ऐसे एक तरह से मौजूद होते हैं जिनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जो हमारे गुणों का वहन पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। और जो बच्चों में जो गुण आते हैं तो उसमें से एक जोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं वो पिता से आते हैं और एक जोड़ी माता से आते हैं। और ये दोनों एक साथ जुड़कर जब संतति में आते हैं तो इसे हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब हम गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं। चूँकि सूत्री विभाजन की मध्य अवस्था में क्षारकीय रंजकों से अभिरंजन के बाद दिखने वाली दंडाकार आकृतियों को गुणसूत्र कहते हैं। ये एक छोटी सी लाइन है पर मीनिंग बहुत बड़ा है इसका। समसूत्री विभाजन, अब समसूत्री विभाजन अगर आपने 11th में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई है कि इसमें अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। और अवस्था आने के बाद जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उसमें से जो मध्यावस्था आती है, तो मध्यावस्था जिसको मेटाफेज कहते हैं, तो मेटाफेज को जब हम डाई करते हैं, डाई मतलब कि उनको कलर किया जाता है, तो उसमें हम गुणसूत्र जो छड़ के समान संरचनाएं देखते हैं उन छड़ के समान संरचना को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और इसको सर्वप्रथम हाफ मिस्टर और टेडेस्केशिया ने पराग मात्र कोशिकाओं में देखा था। पराग मतलब आप समझते होंगे जो पॉलेंस होते हैं, मतलब कि माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनमें देखा था। किंतु इसकी खोज का जो श्रेय है वो स्ट्रासबर्गर को जाता है, जिन्होंने गुणसूत्र के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करके बताया था। और क्रोमोसोम जो नाम दिया था वो वॉल्डेयर ने दिया था। तो क्रोमोसोम नाम पड़ने का कारण था जब क्षारकीय रंजकों को गाढ़ा अभिरंजित होता है, मतलब कि जब इनको रंजित किया जाता है, कलर किया जाता है, तो उस समय क्रोमा मतलब कलर और सोमा मतलब बॉडी। तो कलर बॉडी मतलब कि जो हमको कलर बॉडी दिखी है तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा था क्रोमोसोम। तो केंद्रक में पाए जाने वाले जो क्रोमेटिन धागे को ही यूक्रोमेटिन गुणसूत्र की मूल संरचनात्मक इकाई माना जाता है। ये एक छोटी सी बात है पर बहुत लेंदी है
कि अगर हम केंद्रक को देखें तो केंद्रक जो विभाजन होता है तो जो केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये है केंद्रक और केंद्रक के अंदर होती केंद्रिका। तो केंद्रिका के अंदर ऐसे धागे पाए जाते हैं, इन धागों को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन थ्रेड या धागे। तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये एक्चुअली गुणसूत्र की संरचनात्मक इकाई होते हैं, मूल संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि यही जब क्रोमेटिन धागे बंधते हैं तो एक क्रोमोसोम बनाते हैं। चूँकि गुणसूत्र के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे वायरल गुणसूत्र अलग होता है, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल गुणसूत्र अलग होता है और यूकैरियोटिक गुणसूत्र अलग होता है। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।